हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अपर्णा का अकाउंट बनाने बोला है कि प्रिपेयर अपर्णास अकाउंट। अपर्णा का अकाउंट है ना इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा, सुपर्णा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपर्णा का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर है ना 2019 का जनवरी का बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा, अपर्णा कि इसमें मतलब अपर्णा से कितना रिसीव करना बाकी, कितना बैलेंस ड्यू है। तो यहाँ पर है ना 60,000 का बैलेंस ड्यू, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस हमको अपर्णास अकाउंट का ये जो ओपनिंग बैलेंस है हमको सुपर्णा के अकाउंट में डेबिट साइड में इसको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको हिंट मिलती है सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, मतलब यहाँ पे एंड गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा एंड रिसीव्ड चेक फ्रॉम अपर्णा, इनवॉइस्ड गुड्स टू अपर्णा। मतलब यहाँ पे जो अपर्णा है, यहाँ से आपको हिंट मिलती है क्वेश्चन रीड करने पे कि यहाँ पे जो अपर्णा है वो डेटर है, वो सुपर्णा की डेटर है। इसके लिए डेटर का कभी भी डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए ये जो बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा 60,000 दिया हुआ है, ये हमको अपर्णा के अकाउंट में जब सुपर्णा अपने पास अपने बिजनेस में लिखेगी, रिकॉर्ड करेगी कि अपर्णा से मतलब है ना 60,000 रुपया बकाया है, लेना बाकी है। तो ये है ना जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रिकॉर्ड किया जाएगा 60,000 का। उसके बाद में है ना हम क्या करेंगे, इन रफ है ना हम क्विकली यहाँ पर हम जर्नल एंट्रीज भी फ्रेम कर लेंगे ताकि आपकी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाने नहीं बोला, लेकिन क्विक जर्नल एंट्रीज आपके पास रेडी होगी तो आपको है ना सम को सॉल्व करने में इजी होगा। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, 4 तारीख को गुड्स सेल किया 15,000 का एंड 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो 1,500 मतलब 15,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो 1,500 डिस्काउंट है, वो हमको रिकॉर्ड नहीं करना होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट कभी भी है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर है ना 1,500 15,000 से माइनस करना होगा तो 13,500 का है ना टू सेल्स करके, मतलब अपर्णास अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके एंट्री होगी और उसके अकॉर्डिंगली हम लेजर में उसकी पोस्टिंग करेंगे। नाउ 7 तारीख को गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा, अपर्णा ने है ना गुड्स रिटर्न कर दिया 1,500 का, और यहाँ पे देखो ग्रॉस वर्ड दिया है तो काफी इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशंस हमको करना होगा। तो ये ग्रॉस अमाउंट दिया है कि 1,500 का ग्रॉस मतलब है ना यहाँ पे 15,000 जब ग्रॉस प्राइस था तो उसके पीछे है ना 1,500 रुपया। तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मतलब आपको है ना सेल्स रिटर्न का एक्चुअल अमाउंट कैसे निकालना होगा, तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अपर्णास अकाउंट हमको लिखना होगा। देन 11th जैन को रिसीव्ड क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा, अपर्णा से क्रॉस चेक रिसीव हुआ 50,000 का, तो ये हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट चेक है, इसीलिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास अकाउंट हमको 50,000 की एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। देन इनवॉइस्ड गुड्स टू अपर्णा, फिर से है ना अपर्णा को सेल किया, इसका मतलब सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, अपर्णा को बेचा 12,000 का गुड्स। तो यहाँ पर अपर्णास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 की एंट्री हमको रिकॉर्ड करनी होगी। उसके बाद में देखिए 25 तारीख को सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश, रोकड़ा में बेचा, रोकड़ा में इन कैश, कैश में सेल किया, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास अकाउंट हमको यहाँ पे ना 6,000 का जो एंट्री है, यहाँ पे कैश में बेचा इसीलिए हमको इसको है ना कैश ट्रांजेक्शन है तो हम इसको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके लिखने वाले हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी हम जर्नल बनाएंगे, तब उसमें मैं आप लोगों को इसका अमाउंट दिखाऊंगी कि क्या करना है। देन 30 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा, अपर्णा से है ना कैश रिसीव हुआ मतलब 33,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है, 33,000 कैश रिसीव हुआ मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा से अकाउंट 33,000 हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो वर्ड है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, इसका मतलब जो भी अगर बैलेंस अमाउंट अगर मान लीजिए लेजर को क्लोज करने के टाइम में अगर बचता भी है तो उसको है ना डिस्काउंट अलाउड करके हमको इसका मतलब रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये फुल सेटलमेंट के लिए 33,000 दे दिया। तो जितना भी बैलेंस बाकी है अपर्णा का से रिसीव करना बाकी है सुपर्णा को, तो सुपर्णा है ना ओनली 33,000 रिसीव करने वाली है, अपर्णा ने ओनली 33,000 दिया, बाकी का है ना सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया मतलब डिस्काउंट अलाउड करके रिकॉर्ड होने वाला है।
तो ये सारे के सारे जो पोस्टिंग है, पहले हम जर्नल फ्रेम करेंगे, जर्नल एंट्रीज फ्रेम करेंगे, उसके बाद में हम लेजर में इसकी पोस्टिंग करेंगे। तो मैंने है ना फॉर्मेट रेडी रखा है, तो बेटर आप भी है ना सॉल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले आप भी फॉर्मेट रेडी रखिए। आप जर्नल का भी एक पेज पे जर्नल बना के रखिए, दूसरे पेज में आप लेजर है ना रेडी करके रखिए, और फिर मेरे साथ साथ आप एंट्रीज को एंटर करना, पोस्टिंग करना, मतलब जर्नल एंट्रीज को पहले जर्नलाइज करेंगे हम ट्रांजैक्शन की हेल्प से, और फिर हम एंटर करेंगे, पोस्टिंग करेंगे हम लेजर अकाउंट में, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से, जनवरी 1 से। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जो पहला ट्रांजैक्शन है बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा, तो ये हमें कैसे पता चला कि अपर्णा है कौन, तो अपर्णा यहाँ पर डेटर है। और कैसे पता चलता है, आगे के ट्रांजैक्शन जब हम रीड करते हैं, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा, रिसीव क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा, इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा, सोल्ड गुड्स टू अपर्णा, इसका मतलब है ना ये जो अपर्णा है वो सुपर्णा के लिए डेटर है, डेटर। इसीलिए ये जो बैलेंस है ना ड्यू दिखाई दे रहा है 60,000 का बैलेंस ड्यू, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट में लिखना है कि डेबिट में लिखना है, वो इसी से पता चलता है कि इसको हमको डेबिट में लिखना है। क्यों? क्योंकि अपर्णा जो है वो डेटर है, अपर्णा है वो डेटर, और सुपर्णा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर का जो बैलेंस है, मतलब डेटर से रिसीव होने वाला है ना फ्यूचर में, जो डेटर का अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस, यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि उससे रिसीव होना है। तो यहाँ पर हम 2019 सबसे पहले ये बैलेंस, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री नहीं फ्रेम होगी, इसकी जर्नल एंट्री ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं फ्रेम होगी, तो यहाँ पर हमें ना अपर्णा के अकाउंट में, मतलब सुपर्णा रिकॉर्ड करेगी अपर्णा के अकाउंट में कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखना है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ब्रॉड डाउन, और कितना, तो 60,000, ये पिछले महीने का कैरी डाउन था, वो ब्रॉड डाउन करके 1 जनवरी को आया है, दिसंबर का जैन में आया है ब्रॉड डाउन करके, तो इस तरीके से हमको लिखना है। इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई सेकंड ट्रांजैक्शन है ना वो सोल्ड गुड्स टू अपर्णा बोला, एंड ₹15,000 का गुड्स सेल हुआ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग नोट हम पहले ना जर्नल एंट्री भी लिखेंगे, तो उससे आप लोगों को बाद में लेजर में पोस्टिंग करने में आसानी होगी। तो एक बार जर्नल एंट्रीज के साथ में आप लोगों को सम्स कराऊंगी, बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट जर्नल एंट्री भी आप है ना एंटर कर सको वर्बली बोल के, उतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है जब बहुत सारे अकाउंट बनाने बोलते हैं, तब लेजर अकाउंट बहुत सारे बनाने बोलते हैं तब डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर है ना डिस्काउंट, ट्रेड, और याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते, हम इसको कैलकुलेट करेंगे 15,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 1,500 रुपया, 1,500 आया। तो जो एक्चुअल अमाउंट है, जो सेल्स यहाँ पे सेलिंग प्राइस फिर कितना होगा, सेलिंग प्राइस विल बी, सेलिंग प्राइस जिसको आप है ना सेल्स अमाउंट करके रिकॉर्ड करने वाले हो, सेलिंग प्राइस दैट इज सेल्स, तो वो 15,000 माइनस आपको 1,500 रुपया करना है, तो कितना आ जाएगा 13,500। तो इसकी हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पे उधार में बेचा, किसको बेचा, अपर्णा को बेचा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये अपर्णा को, तो कितनी तारीख को, 4 तारीख को, क्योंकि सोल्ड गुड्स टू अपर्णा बोला है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे अपर्णास अकाउंट डेबिट, हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है इसीलिए अपर्णास अकाउंट डेबिट, नरेशन में नहीं लिखा रही हूँ आप लोगों को, टू वर्किंग नोट कर रहे हैं हम एक तरीके से जर्नल की, तो नरेशन आप खुद से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिए ट्रेड डिस्काउंट जब दिया होता है तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद में, और ट्रेड डिस्काउंट को हम है ना जर्नल एंट्री के यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे 13,500 की पहली 4 तारीख के ट्रांजेक्शन की एंट्री आ गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है, काफी छोटा सा समय नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा, अपर्णा ने रिटर्न कर दिया 1,500 का गुड्स, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में आपको ग्रॉस बोला है। ग्रॉस का मतलब क्या है कि भाई जब 15,000 का गुड्स है ना सेल किया तो 15,000 का उसने रिटर्न किया, इस तरीके से ग्रॉस अमाउंट है, क्योंकि ये जो 15,000 है ये ग्रॉस अमाउंट है, और नेट सेल्स जो है वो नेट सेल्स हमने ये कैलकुलेट किया, जो सेलिंग प्राइस ये नेट सेल्स है, तो ये 13,500। तो अब आप कैसे पता करोगे कि भाई फिर कितने का एक्चुअल में कितने का हमको रिकॉर्ड करना है, तो हमको नेट सेल के आधार पर है ना हमको रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रॉस प्राइस। तो ग्रॉस प्राइस कितना है, 15,000 का सेल किया, अब 1,500 का रिटर्न आया, ये सेल्स है, ग्रॉस प्राइस मतलब सेल्स का, और ये सेल्स रिटर्न का ग्रॉस अमाउंट है, सेल्स रिटर्न का।
1500। अभी नेट प्राइस कितना होगा, तो नेट प्राइस देखो 15,000 के सामने आपका नेट प्राइस, जो इसका नेट प्राइस है वो 15,000 के सामने आपको लिखना है 13,500। कितना लिखना है, 13,500। मतलब जो सेल्स हुआ ना, एक्चुअल सेल्स हुआ वो 15,000 का सेल्स जो है वो नेट प्राइस उसका 13,500 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो आप अब नेट सेल्स रिटर्न कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है कि जीपी एंड एनपी इस तरीके से लिखो आप, एंड सेल्स का अमाउंट 15,000 और यहाँ पे नेट प्राइस सेल्स का कितना 13,500। इस तरीके से लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सेल्स रिटर्न का 1500 आपने रिकॉर्ड किया। अब इसको देखो क्रॉस, ये अमाउंट आपको निकालना है कि नेट कितने का, नेट अमाउंट हम, क्योंकि नेट अमाउंट ही हमको रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस करके, क्रॉस तरीके से, मतलब हम यहाँ पे एक्स वगैरह नहीं मानते हैं, हम क्विकली जो नेट सेल्स रिटर्न का अमाउंट निकाल रहे हैं। तो नेट सेल्स रिटर्न इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 13,500 को आप मल्टीप्लाई करो 1500 से, मल्टीप्लाई बाय 1500 और डिवाइड बाय करो 15,000, तो आपको नेट सेल्स रिटर्न का अमाउंट मिल जाएगा, नेट सेल्स रिटर्न का अमाउंट मिल जाएगा। तो जो आपका अमाउंट आएगा वो इस तरीके से कि ये यहाँ से देखिए, ये 2 zeros यहाँ से कैंसिल हो गए, और यहाँ पे से 1 एंड 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, तो 1,350। अब अगर आप ट्रिकी वे में निकाल सकते हो तो दैट इज बेटर। पहले मैंने आपको ऐसे दिखा दिया कि 1,350 आता है। अगली बार से अगर आपको क्विकली होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि भाई यहाँ से 2 0 गए, यहाँ से 2 0 चले गए, फिर यहाँ से 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, लेकिन यहाँ पे आपको फिर 1 0, ये 1 0 बच गया, ये इसको देना पड़ेगा। या फिर यहाँ से पहले सिंगल जीरो यहाँ से और सिंगल जीरो यहाँ से रिमूव करो, और फिर ये पूरा या तो ऐसे 1500 डिवाइड बाय 1500, तो अभी बहुत सारा अमाउंट बच जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे पता है तो मैं तो डायरेक्टली कर सकती हूँ 1350, तो बेटर है कि एक जस्ट क्रॉस चेक करके आप है ना इसको है ना क्विकली आप है ना कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1350 जो अमाउंट है हमको रिकॉर्ड करना होगा सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर हमें ना 7 तारीख को हम लिखेंगे जो ट्रांजैक्शन। मैं आपको बोल रही हूँ फिर से कि भाई मैं नरेशन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जर्नल एंट्री पूछी नहीं है और मैं क्विकली आप लोगों को सम कराना चाहती हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कराने के लिए। यहाँ पे मैं सम में आपको नरेशन नहीं लिखवा रही हूँ। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न को देखो, जब सेल्स है ना इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो इनकम है। अब सेल्स डिक्रीज हो रहा है, रिटर्न आ रहा है ना, माल रिटर्न आ रहा है, इसका पैसा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इसको डेबिट कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट इस तरीके से लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना 1350 का 2। तो किसने रिटर्न किया, अभी डेटर भी डिक्रीज होगा ना, फिर तो डेटर भी डिक्रीज होगा, इसीलिए अपर्णास अकाउंट। अपर्णा का जो बैलेंस हमने रिकॉर्ड किया कि 13,500 वाला, तो उसमें से 1,350 कम हो जाएगा। 1,350 कम देगी क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिया उसने, फ्यूचर में जब पेमेंट करेगी तो 1,350 कम देगी। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। तो इसका रिवर्स आप लोगों को ले लेना है कि जब सेल्स इंक्रीज होता है तो हम डेटर टू सेल्स लिखते हैं, और जब सेल्स डिक्रीज होता है तो हम सेल्स रिटर्न टू, जब भी रिटर्न आ जाता है माल तो सेल्स रिटर्न टू डेटर लिखते हैं। अभी नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रिसीव्ड क्रॉस चेक। अपर्णा से क्रॉस चेक रिसीव हुआ 50,000 का, तो यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ और आपका डेटर का बैलेंस डिक्रीज होगा। अपर्णा डेटर है, बार बार ऐसे याद रखो रूल के हिसाब से कि डेटर का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 11 तारीख को हम बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक दिया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखना है। कितने अमाउंट का है, तो यहाँ पर 50,000 का उसने चेक दिया है तो 50,000 का क्रॉस चेक टू, यहाँ पर हम लिखेंगे अपर्णास अकाउंट, क्योंकि अपर्णा से जो रिसीव करना है उस बैलेंस में डिक्रीज आ जाएगा, उस डेटर के बैलेंस में डिक्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पे 50,000। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट करती हूँ चीज़ों को ताकि आप लोगों को वो माइंड में फिट रहे। लेजर में पोस्टिंग बाद में करेंगे, क्विकली पहले जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास। फिर अभी यहाँ पे देखिए इनवॉइस्ड गुड्स टू अपर्णा, 17 तारीख को फिर सेल किया, 12,000 का सेल्स किया, तो ये सेल्स रिकॉर्ड करना है। सेल्स यहाँ पे अपर्णास अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 17 तारीख को अपर्णास अकाउंट डेबिट टू। ऐसा तो नहीं है ना एक बार किसी को माल बेच दिया तो उसको माल नहीं बेचेंगे, वो चीज नहीं होती है। अगर है ना डेटर अच्छा होता है, उसके साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो बिजनेस जब तक चलता है तब तक डेटर के साथ रिलेशंस चलते रहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग के।
डेटर के साथ सेलिंग के रिलेशन चलते रहते हैं, क्रेडिटर के साथ बाइंग के चलते रहते हैं। मतलब बिजनेस तो रिकरिंग इन नेचर होता है ना, चलते रहता है। तो यहाँ पे अपर्णास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 का बेचा 17 तारीख को, क्योंकि बेचते रहेंगे, बार बार सेलिंग होती रहेगी, तभी तो इनकम होगी बिजनेस में, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश। अभी यहाँ पे कैश में सेलिंग की है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हमको सेल्स अकाउंट लिखना है। अभी यहाँ पे हम अपर्णा का नाम नहीं लिखेंगे। भाई डेटर का नाम क्यों लिखे? डेटर का नाम लिखना मतलब हम डेटर की बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे कि इससे लेना है। लेना कहाँ है, वो तो रोकड़ा दे रही है। तो यहाँ पे अपर्णा का नाम नहीं आएगा। जब भी कैश सेल्स है तो कैश अकाउंट डेबिट टू आपको सेल्स अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पर हम 25 तारीख को जो एंट्री जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे, जर्नलाइज करेंगे हम ट्रांजेक्शन को, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। याद रखिए कैश ट्रांजैक्शन में डेटर का नाम नहीं आएगा। टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितने का? तो 6,000 का कैश सेल्स हुआ। अब नेक्स्ट 30 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा, 33,000 का कैश रिसीव हुआ। तो अभी फिर से रिसीव अपर्णा से हुआ है, यहाँ पे अपर्णा का नाम आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा से अकाउंट लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि यहाँ पे सेल वर्ड नहीं है, यहाँ पे रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा। तो अपर्णा ने दिया तो अपर्णा का बैलेंस डिक्रीज होगा, जो उसका पहले से बकाया है, जो लेना उससे बाकी है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो फिर हमको उसको क्या करना होगा, अपर्णा को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि डेटर जब डिक्रीज होता है तो हमको क्रेडिट में लिखना होता है उसको। तो 30 तारीख को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास अकाउंट, अपर्णास अकाउंट। अमाउंट आएगा 33,000। नरेशन नहीं लिख रही हूं अभी, नरेशन आप लोग लिखना सीख गए हैं। इस तरीके से अब है ना हमारा ट्रांजैक्शन सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए 30 तारीख तक के, जितने भी हमको पूछे गए क्वेश्चन में। अब हमको कौन कौन सी एंट्री है ना अपर्णा के खाते में कौन कौन सा जाएगा। तो ये पहला ट्रांजैक्शन जाएगा, सेकंड ट्रांजैक्शन जाएगा, थर्ड जाएगा, फोर्थ जाएगा। ये है ना ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यहाँ पे अपर्णा का नाम ही नहीं है। तो आप अपर्णा के अकाउंट में इसको क्यों रिकॉर्ड करोगे? नहीं करना है आपको। फिर कौन सा जाएगा? ये लास्ट वाला। तो अब हम इसको है ना पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो है 4 तारीख का अपर्णा टू सेल्स। तो अपर्णा के खाते में आप है ना अपर्णा का नाम नहीं लिखोगे। यहाँ पे अपर्णा का हम लेजर बना रहे हैं ना, तो उसमें अपर्णा का नाम नहीं लिखेंगे, हम टू सेल्स लिखेंगे 13,500। तो यहाँ पे 4 तारीख को टू सेल्स करके हमको रिकॉर्ड करना है। तो 4 तारीख को हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 13,500। इसके बाद में नेक्स्ट बोला सेल्स रिटर्न टू अपर्णा। तो अपर्णा की बुक में हमको है ना बाय सेल्स रिटर्न करके लिखना है। अपर्णा की बुक में मतलब ये क्रेडिट साइड में जाएगा, ये जो डेबिट का जाता है वो क्रेडिट साइड में बाय करके जाएगा। तो यहाँ पे अपर्णा की बुक में, डेटर की बुक में हम 7 तारीख को रिटर्न हुआ है, तो 2019 ऊपर में लिख लूँ, जनवरी 7 को बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, और यहां पर 1350 का अमाउंट। फिर 11 तारीख को बैंक टू अपर्णा है, तो हम बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ अपर्णा से जो रिसीव करना था वो अमाउंट डिक्रीज होते जाएगा ना भाई, क्योंकि उसने दे दिया। तो यहाँ पे बाय बैंक देखो उसकी बुक में है ना क्रेडिट साइड में आ रहा है, मतलब उसका बैलेंस यहाँ से डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट 50,000 का अमाउंट है, 50,000 लिख लेंगे। फिर अपर्णा टू सेल वापस 17 तारीख को, तो 17,000 का, तो टू सेल्स करके 17,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर 17,000 नहीं है, 12,000 है डियर स्टूडेंट्स, जरा से इसको करेक्शन करना प्लीज। ये 12,000 है, बोलते वक्त 17 तारीख के साथ साथ 17 लिख दिया। तो यहाँ पे आपको सेल्स में है ना टू सेल्स 12,000 है, 17,000 नहीं है, इसको 12,000 लिखना है आपको। तो 12,000 रिकॉर्ड करेंगे हम। 12,000 का सेल्स है, तो टू सेल्स कर 17 तारीख को। इसीलिए है ना कभी कभी ये एरर होते हैं तो उनको ध्यान देना है। हाँ, मिस से भी होता है, आप लोगों को कॉशियस रहना है, आप लोगों को मार्क्स चाहिए,
मिस ने नोटिस कर लिया, आप लोगों को भी नोटिस में आना चाहिए, हो रहा है तो नोटिस में आ जाता है, बेटर है, राइट। तो यहाँ पर 12,000 का रिकॉर्ड किया हमने। इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट 30 तारीख को तो बाय कैश लिखेंगे हम, बाय कैश 33,000 का। तो यहाँ पर 30 तारीख को हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो बाय कैश अकाउंट 30,000, इस तरीके से आपने अमाउंट सारे लिख लिए। हमारी ये जो 33,000 नॉट 30,000, बोलने पे मिस्टेक होती है, तो बोलते हैं ना पढ़ाई करते तो शांति से करना चाहिए, एरर नहीं होता है। 33,000, ठीक है। तो 33,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब ये जो 33,000 है ना, यहाँ पे बोला, अभी यहाँ पे देखिए बोला कि फुल सेटलमेंट हो गया, उसके खाते का फुल सेटलमेंट, मतलब अब यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचने वाला है, डेबिट क्रेडिट का बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। जो भी बैलेंसिंग आएगा वो हमको डिस्काउंट अलाउड करके लिखना होगा। क्यों डिस्काउंट अलाउड लिख रहे हैं? क्योंकि ये डेटर है, इससे हम रिसीव कर रहे हैं। तो इसने बोला कि भाई फुल फाइनल सेटलमेंट के लिए मैं 33,000 के साथ सेटलमेंट कर रही हूँ। तो अभी जरा देखो कौन सा साइड ज्यादा अमाउंट है, पेंसिल से क्विकली करके देखना। 005 3 + 2 5, देन 85,500। और इस साइड आप देखोगे कितना आता है, पेंसिल से करके 0 5 3 4 8 84,350। तो यहाँ पर है ना, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, देखो आपको है ना डेबिट बैलेंस हो रहा है, डेबिट बैलेंस हो रहा है, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर जो भी रहेगा ये होगा बैलेंसिंग फिगर, लेकिन ये है ना डिस्काउंट अलाउड करके हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं मिस? अभी तक तो आप है ना इसको है ना टू बाय बैलेंस कैरी डाउन करके लिख रहे थे मिस, अभी आप इसको डिस्काउंट करके क्यों लिख रहे हो? कंफ्यूजन हो रहा है, बताइए ना प्लीज। तो इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये है तो बैलेंसिंग, लेकिन इसको हम डिस्काउंट अलाउड, मैं बैलेंसिंग करके दिखा रही हूँ, ये डिस्काउंट अलाउड करके रिकॉर्ड करें, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है, स्टेटमेंट यूज किया कि इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। तो फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट वर्ड यूज किया है, इसीलिए यहां पर हम 30 तारीख को बाय डिस्काउंट अलाउड करके रफा दफा खाता क्लोज हो रहा है। जनवरी 30 को पूरा रफा दफा हो गया, हिसाब किताब आगे ट्रांजेक्शन्स होंगे, लेकिन है ना पिछला कुछ भी बकाया बाकी नहीं रहेगा। तो डिस्काउंट अलाउड करके हम, क्योंकि डेटर की बुक में डिस्काउंट अलाउड, और जब क्रेडिटर वाली बुक बनाते हैं हम ना, उसमें हम है ना रिसीव्ड करके लिखते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो 85,000 में से आप 84,000 350 जब माइनस करोगे, 84,350 माइनस करोगे, तो आपका 0 5 और यहाँ पर 7 और 0 5, यहाँ पे कितना आएगा देखिए, यहाँ पे हमारा बैलेंस बराबर है, सारा जो टोटल किया वो सब बराबर है, हमारा सब बराबर है। तो यहाँ पे जब आप 85,500 है ये टोटल, यहाँ पे 5 ही लिख दिया, आज बहुत सारी एरर कर रही है मिस ना। 85,500 है, ये 85,500, यहाँ पर भी 85,500। तो 85,500 में से जब हम माइनस करते हैं 84,350, तो देखो 500 में से 350 माइनस किया तो 150, एंड यहाँ पर 85,000 में से 84,000 माइनस किया तो 1,000, तो 1,150 का डिस्काउंट अलाउड करके इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से सम होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वापस मैं बोलती हूँ, ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको चाहिए तो आप नोट लिख लीजिए, नोट, यहाँ पर नोट लिख लीजिए कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है आपका, दिस बैलेंसिंग फिगर एडजस्टेड एज, दिस बैलेंसिंग फिगर is adjusted as discount allowed because full settlement, in full settlement cash received in full settlement is given, cash received in full settlement
stated on the last day of month। तो इस तरीके से आपको ये सम सॉल्व करना है। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।